हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे सेमी इंग्लिश का हमारा चैप्टर वर्ल्ड हेरिटेज। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को अब रेगुलरली हम क्या कर रहे हैं कि वन शॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड यूनिट का भी लास्ट चैप्टर है, तो हमारे 2 यूनिट्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे, एक बार प्लीज जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट प्रॉपर बना हुआ है और आप उनके वन शॉट्स इजीली देख सकते हैं, चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में हमें टेक्सचुअल पैसेज आता है तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वेब डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमने एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो एग्जाम में हमारा टाइम जो है इवेंचुअली कम लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मजेदार चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा, काफी सारा नया नया जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है, यूनेस्को इसको बोला जाता है। तो क्या होता है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, ऐसा बोला जा रहा है, इज डिटर्मिन्ड, इज अ साइट, एक ऐसी साइट होती है डिटर्मिन्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो डिटरमाइन करता है कि भाई कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। अब हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज का मतलब होता है उसका कोई ना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जरूर होगा, ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू जरूर होगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो साइट है, जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहे हैं पिरामिड्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बताएंगे भाई इनका ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, या फिर हम बोले कोई नेचुरल इंपॉर्टेंस होता है, और इसी वजह से इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होती है जो यूनेस्को ही सेलेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे या तो कोई एजुकेशनल, या तो कोई साइंटिफिक, ठीक है, और या कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, लाइक कल्चरल कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर मिलेगा। तो इसीलिए यूनेस्को जो है वो चूज करता है, ठीक है, कि भाई ये जो है ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया के अंदर ये जगहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सबको पता चलना चाहिए, ठीक है। और ये प्लेसेस हो सकता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्ट्री के अंदर या हमारे कल्चर के अंदर, या आर्ट रिलेटेड भी हो सकता है, ट्रेडिशन रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, नेचर रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई जरूर ट्रेडिशनल, कल्चरल या नेचुरल वैल्यू या इंपॉर्टेंस जो है हम सबके लिए जरूर होता है। इसीलिए यूनेस्को जो है ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी साइट जो है वो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर काउंट होंगी, ठीक है। सो यस, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमैनिटी मतलब हम लोगों के लिए, ठीक है, इंसानों के लिए। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee। अब क्या है, ये जो साइट्स है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकी देखरेख की जाती है, इन्हें मेंटेन किया जाता है क्योंकि इनका कोई वैल्यू है ना, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है, ठीक है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को, ये यूनेस्को जो है ये इसको चलाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को, और इसके अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, इन सभी साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली, नेचुरली। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो साइट्स हैं ये आप बोलेंगे कल्चरली या नेचुरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब इनका इंपॉर्टेंस, अगर ये हम खो देंगे तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग कर क्या रहे हैं, है ना। अब हमने कोई एक बहुत बड़ी चीज बनवाई मान लीजिए, और वो आज से 50 साल बाद लोगों ने तोड़ दी, फोड़ दी, खत्म कर दी, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जहां हम देखने जाते हैं, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है ना। तो ये जो साइट्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, ये बहुत वैल्यूएबल हैं और इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनका केयर किया जाता है। और इनका केयर और प्रोटेक्शन कौन करता है? आपको आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वेब डायग्राम में डालने के लिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है ये लोग करते हैं और इसको मैनेज कौन करता है? यूनेस्को वाले इसको मैनेज करते हैं। ठीक है,
हाँ, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि ये जितनी भी साइट्स हैं ये सेफ रहें और ये प्रिजर्व्ड रहें, ठीक है, उनका यही काम होता है। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। अब दोनों हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, कल्चरल और नेचुरल एरियाज का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माउंट हक्शन इन चाइना इज अ ह्यूआनशान in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. अब बोल रहे हैं ये जो माउंट हुआनशान इन चाइना, चाइना के अंदर ये जो है, ये कैसी साइट है विद सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर, जिसका इंपॉर्टेंस किसके साथ है, ह्यूमन कल्चर के साथ इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है इन्होंने, इस साइट ने, इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट। तो चाइनीज आर्ट और लिटरेचर के अंदर इनका बहुत बड़ा, इस साइट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, यहां से बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं, ठीक है। और चाइनीज आर्ट और ट्रेडिशन हम बोले या लिटरेचर बोले, वो यहां से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, हम ये भी बोल सकते हैं। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और ये जो माउंटेन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उसका जो फिजिकल लैंडस्केप है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वजह से भी, उसकी जो क्वालिटीज है उसकी वजह से भी उसका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके की साइट्स आती है, अलग अलग तरीके की जगह आती हैं। कुछ फेमस हैं उनके हिस्ट्री और कल्चर की वजह से, और कुछ फेमस हैं उनके नेचर की वजह से, ठीक है। उसके अंदर फॉरेस्ट भी आ सकते हैं, उसके अंदर लेक भी आ सकते हैं, उसके अंदर माउंटेन भी आ सकते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा सिटी भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि उसके अंदर पूरे के पूरे सिटीज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ध्यान रखना है इस चीज का। यहां तक समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर है, मस्त चैप्टर है, अच्छा है, कुछ कुछ नया आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे इन्होंने माउंट ह्यूनशान की बताई कि भाई इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसने इन्फ्लुएंस किया है चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर को, तो प्रभावित किया है इसने चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर को, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इसके फिजिकल लैंडस्केप और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी। सो चाइनीज आर्ट और लिटरेचर वो यहां से बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसके फिजिकल लैंडस्केप की वजह से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो यहां पे इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला हुआ है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी हिस्ट्री क्या है। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, अब बोल रहे ये जो आइडिया आया ना लोगों को कि भाई हमें इन साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगी, ये आया था अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। कब आया था ये, हाँ, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये आया था। मोमेंटम for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. So यहां पर अभी क्या हुआ है कि भाई अर्ली 20th सेंचुरी में बोल रहे हैं कि भाई इसका जो आइडिया आ गया था लोगों को कि भाई हमको ना ये चीज़ करनी पड़ेगी, लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपना कल्चर प्रोटेक्ट करके रखना है, नेचुरल प्लेसेस है, ठीक है। तो अर्ली 90s में ये शुरू हो गया था, 20s ना, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये शुरू हो गया था। अभी सीरियस एफर्ट्स जो किए गए है ना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए, वो 1950s के बाद किए गए, कि रियल मोमेंटम, कि भाई असल में इसके बारे में जो काम होना शुरू हुआ वो 1950s के बाद होना शुरू हुआ था। बेसिकली 1954 में इजिप्ट ने क्या किया, प्लान करना स्टार्ट किया टू बिल्ड द असवान हाई डैम, कि भाई हम लोग असवान हाई डैम बनाएंगे टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर, कि भाई नाइल रिवर जो है हम वहां से वाटर को कलेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. तो अभी क्या हुआ, इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन, अभी इनिशियल प्लान्स जो थे है ना, उसका काम तो था स्टोर करना, कंट्रोल करना पानी को। ओरिजिनल प्लान जो है उसकी वजह से फ्लड हो सकता था,
ठीक है, कहां पर? एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एरिया में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बोल रहे हैं ना कि द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन, जो स्टार्टिंग में प्लान आया डैम कंस्ट्रक्शन का, उसकी वुड हैव फ्लडेड द वैली, वो वैली में पूरा बाढ़ ला सकता था, कंटेनिंग द आबू सिंबल टेम्पल, जिसके अंदर आबू सिंबल टेम्पल भी आता है, एंड स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग्स, एंड स्कोर्स ऑफ मतलब प्लेंटी ऑफ। तो बहुत सारे वहां पर क्या थे कि ये आर्टिफैक्ट्स थे, ठीक है, इन टेम्पल्स के अंदर, और एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स थे, तो जिसकी वजह से ये सब बर्बाद हो सकता था। तो ये वैल्यूएबल ट्रेजर है एक तरीके से, ठीक है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगर स्टार्टिंग के जो प्लान्स देखे उसकी वजह से ये सब बर्बाद हो सकता था। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, अब टेम्पल्स को और आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो उन्होंने क्या किया? एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया 1959 में, that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground, जिसके अंदर क्या था कि भाई हम क्या करेंगे? डिसमेंटल करेंगे, मतलब डिसअसेंबल करेंगे, ठीक है, टेम्पल को, और उसको ना हायर ग्राउंड पर जो है हम लेके जाएंगे। अब ये तो बहुत तगड़ी बात है। सो टेम्पल्स जो है उनको केयरफुली खोला गया, एक तरीके से रीबिल्ड किया गया, ऊंचाई पर ले जाकर, जहां पर वो थोड़ी ज्यादा सेफ हो, ठीक है, जहां पर वो थोड़े ज्यादा सेफ हो। ये बहुत बड़ी बात है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million, $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। 50 अलग अलग कंट्रीज ने इसमें पैसा दिया, ठीक है। $80 million इसमें लगे, जिसमें $40 million अलग अलग जगह से आए थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सक्सेस, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो अभी क्या हुआ? इंटरनेशनल काउंसिल जो है, ठीक है, ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, उन्होंने इनिशिएट किया क्या? अ ड्राफ्ट कन्वेंशन एंड टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमको ना एक इंटरनेशनल, ये सक्सेसफुल रहा, ये जो रेस्क्यू उन्होंने टेम्पल्स का किया ये सक्सेसफुल रहा। तो यूनेस्को ने और इंटरनेशनल काउंसिल ने, ठीक है, जो कि मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के रिगार्डिंग थी, ICOMOS इसको बोला जाता है, उन्होंने एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट तैयार किया और उन्होंने बोला कि हमारा एम है कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि ये सारे कल्चरल हेरिटेज जो है दुनिया भर में, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, ठीक है। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but also to protect the world's significant natural and scenic sites. अब बोले कि उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ कि 1965 के अंदर एक व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, किसके लिए? वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के लिए, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स को, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स, कि भाई जो दुनिया में इंपॉर्टेंट नेचुरल और सीनिक साइट्स है, बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि बस हम मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स या इनको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ये नेचुरल एरियाज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो दैट ये बचे रहे, वरना तो हम मर ही जाएंगे। तो 1968 में फाइनली एक इंटरनेशनल यूनियन बना कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए बेसिकली, ठीक है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें भी बचाकर रखी जा सके, और वहां पर ये लोगों के सामने रखा गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि प्रस्ताव रहा होगा। एंड फाइनली 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। अब क्या हुआ है कि फाइनली 1968 में जो इंटरनेशनल यूनियन था फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, भाई ये एक समिति है, मतलब एक तरीके से, ठीक है, जो नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी सोचा कि यार हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने भी सेम प्लान बनाया, ठीक है, और उन्होंने ये चीज प्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। तो उन्होंने भी ये काम किया, वो वैसे ही नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, तो उन्होंने भी इनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई हम भी ये करना चाहते हैं। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, द कन्वेंशन concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। अब ये जो सारे आइडियाज थे, ये सारे आइडियाज बेसिकली डिस्कस हुए और यूनेस्को ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया ये जो कन्वेंशन था ना कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, कि भाई कल्चर को भी प्रोटेक्ट करो, नेचुरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करो, भाई सब चीजें प्रोटेक्ट करनी जरूरी है,
तो ये पूरा अग्रीमेंट अप्रूव हो गया 16 नवंबर को, ठीक है, 1972 को। वो मान गए इस बात के लिए कि चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें नेचुरल हेरिटेज भी करना, कल्चरल तो करना ही चाहिए, ट्रेडिशनल तो करना ही चाहिए, बट हमें नेचुरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो उन्होंने ये जो चीज रखी थी उनके सामने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 1972 के अंदर इसको मंजूरी दे दी गई, ठीक है, यस। अब आगे देखते हैं द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है इसका क्या रोल रहा। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल। आज के टाइम पे ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज यूनेस्को, कि भाई कौन सी साइट्स यूनेस्को के अंडर आएगी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आएगी और कौन नहीं आएगी। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर, ये कमिटी साल में एक बार बैठती है, एंड कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज, और 21 स्टेट पार्टीज जो है वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है, दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली, जो कि इलेक्ट होते हैं कैसे, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली में, ठीक है। The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites, और इसीलिए फिर जो स्टेट पार्टीज होती है ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब इनका काम होता है, इनका काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करना और फिर नॉमिनेट करना कि भाई इनमें से अब की बार कौन सी साइट्स हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है ना, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेस जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आएगा। और ये जो कमिटी है ये साल में एक बार मिलती है डिस्कस करने के लिए और ये डिसीजंस लेने के लिए कि अब की बार नई साइट्स कौन सी हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें नॉमिनेट करें, ठीक है। और ये जो स्टेट पार्टीज होती हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये 21 स्टेट पार्टीज जो कि इलेक्ट होते हैं 6 साल के टर्म के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा जनरल असेंबली में, ये लोग ये काम करते हैं। फिर ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई नई साइट्स कौन सी होंगी, क्या नॉमिनेट हमको करना है, ठीक है। तो इसके कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 21 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा इसके, अलग अलग कंट्रीज से, मतलब स्टेट पार्टीज से यहां पर आते हैं, ठीक है। ये 6 साल के लिए, फिर से सुन लो, 6 साल के लिए ये लोग इलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली ने इलेक्ट करती है, और ये जो कंट्रीज है फिर ये रिस्पॉन्सिबल होती है नई साइट्स, नई इंपॉर्टेंट साइट्स को खुद की कंट्री के अंदर बताने में, और फिर नॉमिनेटिंग देम कि भाई हमें भी ये वाली जो साइट है ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डालनी है, ठीक है, ऐसे होता है। हाँ, समझ में आया ना ये काम कैसे चलता है, ठीक है। हाँ, विद इन देयर टेरिटरी, यहां पे लिखा हुआ है विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कि भाई ये वाली जगह को भी तुम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लो। तो अपनी अपनी कंट्री से लोग बता देते कि भाई हमारे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी कंट्री में ही होनी चाहिए, ठीक है, यस, ये वाली जो साइट है आपकी कंट्री में ही होनी चाहिए। अब बारी आती है बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कैसे डिसाइड करते हैं ये लोग कि भाई ये वाली जगह जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आनी चाहिए, ये वाली जगह नहीं आनी चाहिए। कुछ तो इनका खेल होता होगा, लाइक कुछ तो इन लोगों की चीजें होती होंगी कि भाई हाँ, हम इस बेसिस पे हम ये चीज नॉमिनेट करते हैं। तो देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 5 स्टेप्स हैं अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसी भी साइट को बनवाना है अपनी कंट्री में, तो 5 स्टेप हैं। The first of which is for a country or a state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. तो पहले 5 स्टेप्स जो हैं उसके अंदर पहला स्टेप क्या है, इज फॉर अ कंट्री टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब एक लिस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस की लिस्ट तैयार करना सबसे पहला उनका काम होता है। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। अब ये टेंटेटिव होती है, ये लिस्ट, ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेंटेटिव लिस्ट होती है ना, यस, ठीक है। ये कब तब तक कंसिडर नहीं होती है, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated sites were first included on the tentative list. क्योंकि अगर टेंटेटिव लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो वो कंसिडर ही नहीं होंगे। तो ये एक टेंटेटिव लिस्ट होती है कि भाई ये लिस्ट है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये हाँ, नॉमिनेशन के लिए। नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल। अब उसके बाद जो कंट्रीज है क्या कर पाती हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट कर पाती हैं, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में से
कुछ जगहें सेलेक्ट कर पाती हैं जो कि उन्हें नॉमिनेशन के लिए डालनी है, ठीक है, कि भाई अब इनमें से हम कौन सी डालें नॉमिनेशन के लिए। द थर्ड स्टेप इज द रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल। तीसरी बात जो नॉमिनेशन फाइल है कि भाई ये जो है हम डालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत होती है बाय टू एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दोनों हैं, ये मिलके, ठीक है, ये वाला काउंसिल और ये वाला काउंसिल मिलके क्या करता है, फिर ये डिसाइड करता है कि ये जो नॉमिनेशन फाइल इन्होंने दी है, इनमें से अब हमें कौन सी जो है सिलेक्ट करनी है जो यूनेस्को के अंडर जाएंगी। हु देन मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, कि भाई हम इन साइट्स को रेकमेंड कर देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को कि भाई तुम लोग इनको अपने अंडर ले लो, ठीक है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वंस अ ईयर। फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी साल में एक बार बैठती है टू रिव्यू दीज रिकमेंडेशंस, ये सारी रिकमेंडेशंस को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एबल टू will be added to the वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइट जो है अब इस फाइनल में से हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर डालनी है। द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। और अब आखिरी स्टेप जो है उसके अंदर अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सेलेक्ट करने के 10 क्राइटेरिया हैं उन पर अगर खरी उतरती है तो फिर वो यूनेस्को में चली जाती है, ठीक है। इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया कि भाई ये 10 चीज होनी चाहिए, तभी हम इसको यूनेस्को में डालेंगे, लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो लिस्ट वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज चोजन, और एक बार जब ये साइट इस प्रोसेस में चली गई, चूज भी हो गई, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट सिट्स। ये उसी कंट्री की मतलब उसी कंट्री की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, जहां पर वो है, जिसकी जमीन पर वो है। एंड बट इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन बस उसको कंसिडर कर लिया जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पे भी, ठीक है। हाँ, है तो वो हमारी ही, बट अब इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसिडर किया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर देखते हैं कि भाई सारी की सारी चीजों पे ये खरी उतर रही है या नहीं उतर रही। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितने तरीके की, मतलब किस किस तरीके की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, आ जाओ देखते हैं। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। भाई 2009 तक ना 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज, जो कि 148 कंट्रीज में लोकेटेड है। 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल। 689 इस पूरे में से 890 में से 689 वो कल्चरल है एंड इंक्लूड प्लेसेस लाइक सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में जो है, एंड हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है। 176 जो है वो है नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस एज द यूएसएस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। ये सब यूनेस्को के अंडर है, ये अलग अलग जगहों के नाम है, ठीक है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड, और 25 जो है वो मिक्स्ड है, जैसे नेचुरल एंड कल्चरल। पेरूज माचू पिचू, ये आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44। इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, जो साइट है वो आपकी कंट्री की ओनरशिप में ही रहती है, पर ये वैल्यूएबल कहीं ना कहीं एंटायर वर्ल्ड के लिए बन जाती है, और सारी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हो जाती है कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फिर मिलके ये सारी साइट्स जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, इसमें अब फिर सारी दुनिया मिलके इसके ऊपर काम करती है। तो अब ये अलग अलग जगह कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो बता रहा है कि ये कौन सी कल्चरल है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी नेचुरल एंड कल्चरल है, सब बता दिया इन्होंने, ठीक है। इंडिया की भी है भाई, हाँ ऑब्वियसली इंडिया पीछे थोड़ी है। इंडिया हैज 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 ज्योग्राफिक जोन्स। अभी क्या किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने ना, वर्ल्ड्स डिवाइड कर दिया है जो दुनिया की वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 ज्योग्राफिक जोन्स। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना उनको 5 ज्योग्राफिक जोन्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। विच इंक्लूड अफ्रीका पहला,
अरब स्टेट्स, दूसरा एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया एंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। तो इन्होंने ये 5 जोन्स में इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जितने भी दुनिया के अंदर कंट्रीज है उनको। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, जैसे बहुत सारी ये नेचुरल और हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स है पूरी दुनिया में। मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर। बहुत सारी जो हैं वो अभी खतरे में हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या हम खो देंगे उनको वॉर की वजह से, पोचिंग की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स की वजह से, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से, कि भाई ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है कि शहर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो रहने की जगह बढ़ रही है, तो जंगल काटने पड़ रहे हैं एंड एवरीथिंग। हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, टूरिस्ट आजकल बहुत हो गए हैं, एयर पोल्यूशन बहुत हो गया है, एसिड रेन बहुत हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी साइट्स जो है वो डेंजर में है। बोलते हैं ना कि ताजमहल भी पीला पड़ने लगा है पोल्यूशन और एसिड रेन की वजह से, बोलते हैं। आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, और कुछ साइट्स को फिर इसके अंदर डाला हुआ है और बोला जा रहा है कि भाई ये डेंजर में है, विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो क्या करती है, टू एलोकेट, एलोकेट मतलब असाइन करती है, क्या, रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड। अब पूरी दुनिया एक फंड है जिसमें सारे लोग इसमें पैसा डालते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा असाइन करती है ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए जो डेंजर में है, जो खत्म हो सकती हैं, ठीक है। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस, इसके साथ और भी बहुत सारे प्लान्स है जो किए जा रहे हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड और टू रिस्टोर द साइट, प्रोटेक्ट करने के लिए और साइट को रिस्टोर करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इफ हाउएवर अ साइट लूजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, अगर कोई साइट जो है वो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक खो देती है, यूनेस्को के अंडर रहने के जो लिस्ट थी जिसपे वो खरी नहीं उतर रही है, तो क्या होगा, ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कैन चूज टू बी डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। तो वो जो कमिटी है बेटा वो उस साइट को डिलीट भी कर सकती है, ठीक है। सो टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट whcunesco.org। तो इस पे अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, बेसिकली और भी जानकारी जो है इसके बारे में ले सकते हो। मस्त चैप्टर था ना, अच्छा इंफॉर्मेशन था ना। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विद रेफरेंस टू दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब 1959 में क्या हुआ था, अगर याद हो आपको, तो एक बेसिकली मोमेंटम मिला था कि भाई हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, इसका एक मोमेंटम मिला था, है ना। एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है क्या? नहीं, जस्ट अ मिनट। चलो क्या लिखेंगे हम 1959 में, लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू सेव दी आबू सिंबल टेम्पल्स इन इजिप्ट, है ना। इंटरनेशनल कैंपेन हुआ था, तो आबू सिंबल वाला लिख लेना इसमें, कि इसको हमें रीबिल्ड करना है, ये हुआ था, राइट, यस और नो, हाँ या ना। अब आप लोग बोलेंगे मैम आपकी ना हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको साफ साफ लिख देती हूँ, ठीक है। लिख लेना यार फिर साथ के साथ, है ना, और मैं बोलते जाऊंगी तो लिखते जाना, ताकि कुछ समझ ना आ रहा हो तो भी तुमको इतना ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्टार्ट करें। 1959 में क्या हुआ था, launched the
को एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा, इसका नाम आबू सिंबल ही था ना, ये रहा। डिंग 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 डिंग। UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. मैं यहीं पे लिख रही हूं, ठीक है, यहां से लेके आप यहां तक लिख लेंगे 1959 वाले में जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए बेशक। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो 1965 के अंदर, 1965 के अंदर क्या हुआ था बेटे, लेट्स सी, ये रहा 1965 के अंदर क्या हुआ था, अपनी बुक में ही निशान लगा लेना। A White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites. ठीक है, so USA basically proposed the idea of World Heritage Sites. Okay? Yes. Next one. 1968 के अंदर क्या हुआ था, 1968 के अंदर क्या हुआ था, लेट्स सी, ढूंढो कहां लिखा है 1968। यहीं कहीं मिलेगा मेरे को, दिख नहीं, एक तो यहां पे वो आती है ना 72, ये रहा 1968 के अंदर, बोलो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने डेवलप किए सेमिनार गोल्स, प्रेजेंटेड देम एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला और ये 2009 वाला, ये दोनों अपने आप ढूंढना। 2009 में क्या किया था, 2009 का क्या बताया था, बता रखा है कि भाई 2009 तक 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी 148 कंट्रीज में, यही बताया है, ये रहा 2009 में इतनी साइट्स थी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कोई एक टेक्सचुअल पैसेज दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो सारे नहीं करवाऊंगी बट हाँ इंपॉर्टेंट करवा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर खुद भी करो कुछ, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेम द फॉलोइंग, द कंट्री वेयर माउंट ह्यूआनशान इज सिचुएटेड, कहां पर है ये, कहां पर है ये, चाइना, कहां पर है, चाइना में। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल, फेमस डैम का नाम क्या था, असवान हाई डैम, ASWAN, असवान हाई डैम। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप टेक्सचुअल पैसेज से ढूंढ के लिख सकते हो। द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड, कहां पर हुई थी, स्टॉकहोम में, यस, स्वीडन, लिख लेना, पूरा लिखना, ठीक है ना। द कंट्री इन विच द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, किसमें है, इटली में 44 है। ठीक है, द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कौन जो है, ये अब आपको करना है, एक लास्ट, कौन जो है एक डिलीट कर सकती है, लास्ट वाले पार्ट में था कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं उतरती है, ठीक है, तो वो बाद में डिलीट भी की जा सकती है, एक्सक्लूड भी की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है ना। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, पॉज करके देख लेना, फिर अभी मैं इरेज कर रही हूं। चलो, बहुत इजी था भाई, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कर सकते हो उसको यार, तुम लोग भी ना। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर अब आप बताइए कौन कौन सी चीजें आती हैं, बताइए। यस, फॉरेस्ट्स आते हैं, लेक्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं,
सिटीज भी आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाती हैं, है ना, सिटीज भी आ जाती हैं एंटायर, मतलब लिख लेना। These are around blank space World Heritage Sites in the world. कितनी है टोटल? 890. There are. The rule of World Heritage Committee is, World Heritage Committee का क्या रोल है? आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई पहले पहचानना, फिर सिलेक्ट करना, फिर नॉमिनेट करना, जो वो वहां जाकर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना और नॉमिनेट। देखो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का तो मतलब है आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। ये लिखोगे आप इसमें, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना। ठीक है, यस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को WHS लिख रही हूं, प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, द टेन्योर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज, बताओ कितने साल का होता है, कितने साल तक रहते हैं वो लोग, इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, कार्यकाल एक तरीके से। वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट जो लास्ट में दिया हुआ था। ठीक है, हाँ क्लियर बच्चा। अब हमें ये वेब डायग्राम करना है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे सवाल तो ना अब तुम इतने बड़े हो गए, 10th में आ गए, खुद भी कर सकते हो। चलो वेब डायग्राम करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ऐसा टाइप का ज्यादा पूछते हैं। किस किस चीज की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में है? वॉर हो गया, पोचिंग हो गया, और बताइए, यस, अर्थक्वेक्स हो गए, और बताइए, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, और बताइए, एसिड रेन, पोल्यूशन, ट्रैफिक, या लिखो टूरिस्ट, ट्रैफिक, पोल्यूशन, एसिड रेन। एक अब याद करके लिख लेना यार, जो तुम्हें याद आए उसमें से देख लेना। ठीक है, और एग्जाम में प्रॉपर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, हाँ प्रॉपर ये डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो लिख लोगे ना? What are our duties towards preservation of any historical site? हमारी ड्यूटीज क्या है? So we should obey the rules. We should maintain cleanliness. लिखो, we should obey the rules. We should obey the rules. मेंटेन, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है भाई। एक बात बताओ, क्या इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को साफ सुथरा रखना उनकी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है? यूज डस्टबिन्स, राइट, मेंटेन साइलेंस, यूज डस्टबिन, मेंटेन साइलेंस, बहुत सारी चीजें होती है।
We need to respect our history and heritage. And we should respect our heritage. ठीक है? Why should we preserve the World Heritage Sites? क्यों preserve करनी चाहिए? Because they are valuable. Because they are valuable. कीमती हैं, बोलिए, बोलो. Because they are valuable. Cultural and natural, right? Heritage sites, right? Basically they are cultural and natural treasures. खजाना है भाई ये cultural और natural. ठीक है? They help us understand our history, our culture, our tradition. They help us understand our history, culture, and nature, and we should protect them for our future generation. ये भी ऐड कर देना. लास्ट वाला, what is the role of World Heritage Sites in promoting tourism? भाई tourism, और बहुत ज्यादा tourism आता है. They attract, World Heritage Sites, WHS, attracts tourists traffic. भाई वो बहुत ज्यादा, all over the world they attract tourists from all over the वर्ल्ड. पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो इससे टूरिज्म भरेगा. इट इंक्रीजेस टूरिज्म, और ये वो भी बढ़ाता है, इंप्रूव कंट्रीज इकोनॉमी एंड इंप्रूव कंट्रीज इकोनॉमी. करते हैं या नहीं? बोलो. ठीक, चलिए अब आगे के क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद. ठीक है, कर सकते हैं? बोलिए. हर एक ड्यूटी पे हमको वो बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है. क्या दिया है बेसिकली, देखो एक करके दिखाती हूँ तुमको, फिर खुद से करना. Read the following duties towards preservation of any historical site, कि भाई हमारी ये ड्यूटीज है, and make sentences about each of our duties. जैसे obey rules and regulations, visitors must obey the rules and regulations displayed at the entrance, है ना. अब जैसे maintain discipline and order, तो आप लिख दो we should maintain discipline and order at historical places. इसको बस एक सेंटेंस में लिखना है. जैसे maintain cleanliness, we must keep the surroundings clean, ऐसे बना दो. Use dustbin and garbage bags. We should use dustbins and garbage bags to dispose of waste. लिख लो, बोल रही हूं लिख लो. सब चीजें नहीं लिखवाऊंगी हाथ पकड़ के तुम्हारा. Observe silence. We should observe silence at heritage sites. लिख लेना. Maintain environmental safety. We must protect the environment while visiting the historical places, the World Heritage Sites. हर एक को सिर्फ सेंटेंस बनाकर लिखना है. That's it, कुछ नहीं करना है इसके अलावा. कहते हैं अगले वाले में, complete the following flow chart by choosing from the options given below to show how any site of any country can become a World Heritage Site. तो अब ये पूरा जो आपको एक प्रोसेस दिया था ना, ये देखो, तुमको अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी दे सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है. लिख लो इसको. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल है. क्लियरली
अब उन्होंने क्या बोला था कि पहले हमें एक इन्वेंट्री बनानी है ना, ठीक है, कि भाई लिस्ट बना लो, फिर क्या करना है, इंक्लूड द साइट्स, इंक्लूड द साइट्स इन टेंटेटिव लिस्ट, है ना। तीसरा स्टेप क्या है, इंक्लूड द साइट्स इन नॉमिनेटिंग लिस्ट, इंक्लूड द साइट्स इन नॉमिनेशन लिस्ट। फिर क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, एडवाइजरी बॉडी रिव्यू करती है, एडवाइजरी बॉडी रिव्यूज दी लिस्ट, कि भाई कौन सी साइट होनी चाहिए, उसके भी 10 उनके पास होते हैं डिसीजन लेने के लिए, है ना। तो ये अब लास्ट वाला पॉइंट आप खुद से लिख देना। तो ये थी हमारी आज की मजेदार सी क्लास। ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है, यस। तो ये पॉइंट्स आपको 5 दिए हुए थे, इनको आपको इसमें डालना था, तो आप छोटा करके डाल देना। चलो मैच द फॉलोइंग भी करवा देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज के बीच में डिफरेंस भी पूछ रहा है भाई ये। हाँ चलो आ जाओ, फिर बनाओ इसको, मैच करो। क्या दिया है, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट यूनेस्को सीक्स टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड साइट सर्व्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड इंश्योर इट शुड एट लार्ज डेवलप। बना सकते हैं अब आप। करेंगे ये खुद क्वेश्चन आप। बताइए, पहले वाले से स्टार्ट कीजिए। चलिए एक दो बता दूं। हाँ, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। ये सेकंड का तो बी ही हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आई गेस जी हो जाएगा। आइडेंटिफाई साइट्स दैट रेप्रेजेंट्स स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन, ठीक है। यूनेस्को क्या करता है, बोलो काम क्या है उसका, प्रोटेक्ट दीज साइट्स, प्रोटेक्ट करना इन साइट्स को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव, yes you should have relevant development plan. World heritage site should, yes preserve, ये वाला इसके साथ आएगा, should have वाला ऊपर था, ये इसके साथ जाएगा। World heritage site serves as an asset. World Heritage Site should ensure, क्या इंश्योर करना चाहिए, टूरिज्म, बोलो, a green local based stable and decent jobs. It should at large develop tourism. कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो अब देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, अभी मैं एक बात बताती हूँ, पहले जितने बच्चे भी क्लास के अंदर हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने अजिंक्य बैच ज्वाइन नहीं किया, बेटा सबसे पहली मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि ये वाला तो आप बैच ज्वाइन कर लो, ये तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अजिंक्य बैच बिल्कुल फ्री बैच है। ये आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है हमने, ये आपको वहीं पर मिलेगा। और ये फ्री बैच है, बट इसका फायदा क्या है कि इस बैच के अंदर हम आप लोगों को
असाइनमेंट्स देते हैं, इस बैच के अंदर हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, हम आप लोगों को नोट्स देते हैं, हम आप लोगों को वेद एआई देते हैं जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम डाउट सॉल्व कर सकते हो लेक्चर में, कभी भी किसी भी मोड पर। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आप सीधा आते हो, क्लास देखते हो, चले जाते हो। ठीक है, आपको फिक्स्ड है कि भाई मेरे को यहाँ पे मेरे अजिंक्य बैच में क्लास देखनी, और सारे सब्जेक्ट्स की मिलेंगी आपको, एक की नहीं सारे की। ठीक है, तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए फ्री बैच है। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई तो चीज है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाला हुआ है, वेदांतु का बस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको इसके लिए। इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। तो यस, आप लोग वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इसे पा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। पहले ना इस टेस्ट के बारे में सुनो। ये ना वेदांतु का सबसे बड़ा टेस्ट है। अब सबसे बड़ा का मतलब, मैं अगेन बार बार हर वीडियो में बोल रही हूं, सबसे बड़ा का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल टेस्ट है। सबसे बड़ा मतलब ये सबसे बड़े लेवल पे होता है और इसमें सबसे बड़े 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 गिफ्ट दिए जाते हैं। लाइक करोड़ों में बात हो रही है यहाँ पे, हजार लाखों में नहीं हो रही है यहाँ पे। पहला चीज आपको क्या कर देंगे, वेदांतु के सारे कोर्सेज फ्री हो सकते हैं, 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। 100%, सॉरी 90 नहीं, 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों को अलग से 150 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। इतनी पढ़ाई कर लोगे जितना स्कॉलरशिप मिल रहा है भाई। उसके बाद AIR पता चल सकते हैं आप लोगों को। अब 10th के बाद कंपटीशन ही कंपटीशन है दुनिया में, लाइफ में भी। अभी से तैयारी क्यों ना कर लें हम, एकदम से कंपटीशन में कूदेंगे हम। ये छोटे छोटे एग्जाम्स अगर देंगे ना, हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे चीजों के लिए। हम वो एग्जाम का प्रेशर लेना सीख जाएंगे, हम उस टाइम लिमिट में काम करना सीख जाएंगे, हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे हमारे फाइनल्स में जब एक्चुअल में हमें दिखाना है। और ऐसे टेस्ट से ही आप आगे सिकंदर बन पाओगे। ठीक है, उसके बाद है 2 करोड़ के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं। तो आपको सिर्फ और क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और रजिस्टर करना है ऑफलाइन सेंटर्स पे। जो होगा ये टेस्ट अभी, ये होगा 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को। ठीक है, तो ये ऑफलाइन टेस्ट डेट्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी रजिस्टर करो, मम्मी पापा के साथ चले जाना, टेस्ट दे आना, अकेले जाके भी देके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ये चाहती हूं मेरी क्लास का तो हर बच्चा इसके लिए रजिस्टर कर दे यार। ठीक है, इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज इस तरीके के टेस्ट दीजिए, इसमें आपका ही फायदा, हमारा कोई नहीं है। बट ये आप लोगों को प्रिपेयर करेगा चीजों के लिए। ठीक है ना। हाँ, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।